अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आयशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप बच्चों? बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जो 9th क्लास में आ गए हैं और उनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, ऐसा क्या करें, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, व्हाट आर डूज व्हाट आर डोंट्स, क्या चीज़ें हमने करनी है, क्या चीज़ें हमने नहीं करनी है, कौन से काम हम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों से हमने बचना है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो पहली दफ़ा स्कूल के पेपर से हटकर बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इन बच्चों पर ना साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना होता है कि हम जितना मर्ज़ी इनको कह लें कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। पेरेंट्स कुछ भी कह लें, टीचर्स कह लें, एकेडमी के सर, फ्रेंड्स, हमारे बड़े बहन भाई कुछ भी कह लें कि टेंशन नहीं लो, पर ऑटोमेटिकली टेंशन होती है क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड स्कूल से निकल के एक सेंटर में जाकर, न्यू जगह पे जाकर, न्यू लोगों में जाके पेपर देना होता है। तो हम लोगों को इस चीज़ की इतनी घबराहट हो रही होती है कि हम लोग बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होना है, क्या होना है। हालाँकि बोर्ड का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होता, बोर्ड का एग्ज़ाम ही होता है, वैसे ही जैसे हम स्कूल के एग्ज़ाम्स देते हैं। सिंपल हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और हमने उनके आंसर लिखने होते हैं। बस सिर्फ एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने उस पेपर को लिखना होता है। बच्चों, मैं ये तो नहीं कहती कि आप टेंशन ना लें, टेंशन ऑटोमेटिकली आती है। किसी भी जगह पर हम न्यू जगह पर जाएँ तो हमें उस चीज़ की टेंशन होती है। तो आप पर प्रेशर ना हो इस चीज़ का कि कैसा माहौल होगा, कैसी जगह होगी, कैसे टीचर्स होंगे, क्या हमने करना है। तो इन तमाम चीज़ों पर अपना फ़ोकस रखने की बजाय, इन तमाम चीज़ों को सोचने की बजाय आप तमाम सारा का सारा फ़ोकस अपने सिलेबस पर, अपनी प्रिपरेशन पर, अपने रिवीजन पर कर लें, ठीक है? अगर आप जितना ज़्यादा अपना फ़ोकस अपने रिवीजन पर करेंगे कि हमने ये भी चीज़ कवर करनी है, हमारा पेपर है, ये भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए, तो आपके ज़हन में, आपके माइंड में ये चीज़ आएगी ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कहाँ पेपर होना है, कैसे पेपर होना है, ठीक है? वो तमाम वहम खुद ब खुद ही आपके दिमाग से बाहर निकल जाएँगे। किसी की किसी भी कही बात पर आपने ध्यान नहीं देना। जब मैं भी पेपर देने जाती थी ना, तो बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि ब परेशान हो जाता था बंदा, लेकिन तब हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। आज की वीडियो मैंने बनाई ही इसलिए है कि बच्चों की हेल्प हो सके, ताकि उनकी टेंशन ख़त्म हो जाए। बच्चे छोटे हैं, 8 6 7 8 के बच्चे 9 में आ जाते हैं तो परेशान हो रहे होते हैं कि पता नहीं बोर्ड का एग्ज़ाम क्या होना है। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों ने मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी ताकि इसके बाद आपकी तमाम टेंशन्स ख़त्म हो जाएँ। तो इस आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तमाम कॉन्सेप्ट पेपर्स के मुतालिक हमने बोर्ड एग्ज़ाम में देना कैसे है तो वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होता है ना, जब हम देने जाते हैं एग्ज़ाम, तो वो होता है हमारा पंक्चुअलिटी का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ टाइम। अगर आप वक्त की कदर करेंगे ना, तो वक्त भी आपकी कदर करेगा। आप बहुत कामयाब हो जाएंगे अगर आप टाइम से उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह यासीन को पढ़ेंगे, अल्लाह के नाम से अगर आप दिन का आगाज़ करेंगे तो आपका तमाम दिन बहुत अच्छा जाएगा। और अगर दिन अच्छा गुजरेगा तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। आप फिज़िकली, मेंटली हेल्दी होंगे। सुबह टाइम से उठने से, नमाज़ पढ़ने से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो मैं तो इसलिए यही आप लोगों को कहूँगी कि लाज़मी कोशिश किया करें कि आप लोग उठ के सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा करें, उसके बाद तिलावत किया करें और उसके बाद अपनी रिवीजन करें, ठीक है? आप जब रिवीजन करेंगे ना उसके बाद, तो आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप टाइम से उठने से क्या होगा कि आप टाइम से अपने सेंटर में पहुँच जाएंगे, ठीक है? जब टाइम से हम अपने एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम्स के लिए पहुंच जाएंगे, सेंटर में अपने पहुंच जाएंगे, तो हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। क्या होता है कि रोल नंबर जो फर्स्ट जो बच्चे जा रहे होते हैं, अब कुछ बच्चे तो चले गए हैं, उनको तो अब समझ आ गई है कि हमने कैसे जाना है और कैसे हैंडल करना है, पर कुछ बच्चों के भी पेपर होने वाले हैं। ईद के बाद उनका पेपर है, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जाना है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप टाइम से जाएंगे ताकि आपको रोल नंबर ढूंढने में, आपकी सीट, रूम नंबर्स होते हैं वो ढूंढने में लाखों बच्चे हैं। बच्चों, पंजाब में लाखों बच्चों ने पेपर देना है, आप अकेले नहीं हैं। इसलिए इस चीज़ पर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि मैं सिर्फ अकेले ही जा रही हूँ पेपर देने, ठीक है? तो आप लोग अगर टाइम से जाएंगे ना, तो आपको एक तो रोल नंबर टाइम से मिल जाएगा, जगह पता चले कि हमने बैठना कहाँ पर है। ये चीज़ होती है पंक्चुअलिटी में, सबसे पहले कि हमने टाइम पे निकलना है घर से।
अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है, व्हाट टू डू व्हेन यू रीच सेंटर। अब बच्चों को ये परेशानी लग जाती है कि सेंटर पहुंच के लोग कहना शुरू करते थे ये तो सेंटर ही नहीं है, ये ब्लैक लिस्ट है, ये स्कूल ही ब्लैक लिस्ट है, यहाँ पे तो पेपर देने आना ही नहीं था आप लोगों ने, आप लोगों के नंबर कट जाएंगे, ये स्कूल में तो अब पेपर दोगे तो जो बच्चे पेपर देंगे तो उसका ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ है ये स्कूल। तो ऐसी कोई बात नहीं होती बच्चों, जब बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल जो सेंटर है ना वो सारा कुछ इंक्वायरी करके आप लोगों के सेंटर्स को बनाता है, ठीक है। जो ब्लैक लिस्ट होंगे इसका मतलब क्या है कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, वो कभी भी उस सिस्टम वाले ऐसे स्कूल को आपके लिए सेंटर बनाएगा ही नहीं। जब आपके एग्जामिनेशन वालों ने आपके लिए वो सेंटर बना दिया है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए वाइट लिस्ट है। इसमें कोई ब्लैक ग्रे ऐसा कुछ सोचने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी मेहनत, आपका ध्यान सिर्फ ये होना चाहिए कि मैंने पेपर अच्छा देना है। जितना अच्छा पेपर होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। आपको स्कूल की टेंशन लेने की कि सेंटर हमारा गलत बन गया है, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन का है, जो आपको पेपर के लिए दी जाती है कि हमारी कॉपी की प्रेजेंटेशन कैसी हो। बच्चों इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप किसी के घर जाएँ, वो आपको चाय किसी अच्छे स्टैंडर्ड के लोगों के घर आप अगर जाएँ तो अगर आपको वो चाय सर्व करते हैं, ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर एक अच्छे से उसके कैटी के अंदर चाय डाल के लेकर आएंगे, फिर वो आपको डालने के लिए वो आपको कप में डालेंगे और उसके साथ आपको कुछ सर्व करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर मैनर्स के साथ एक अच्छे क्रॉकरी में यूज़ करते हुए वो आपको एक चीज़ प्रेजेंट करेंगे, चाय, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप एक लोकल से होटल पे चले जाएं तो वो क्या करते हैं, वो वही चाय उसी दूध की बनी हुई जो घर में बनी थी, वही पत्ती वही चीनी सब कुछ यूज़ करते हुए वो आपको चाय देंगे, पर वो एक गंदा तो नहीं कहूँगी मैं, लोकल सा कप होगा छोटा सा जो थोड़ा सा रफ हालत में होगा, उसके अंदर वो आपको देंगे। तो आप खुद सोचें, आपको जो चाय एक अच्छे बर्तन में एक अच्छे प्रेजेंटेबल चीज़ में मिल रही थी, आपको वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी या ये कप जिसमें आपको सिंपल एक कप ला के आपके आगे रख दिया जाए तो वो चीज़ आपको प्रेजेंट अच्छी लगेगी। बिल्कुल आपको जो चीज़ अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही होगी, अच्छी फॉर्म में मिलेगी, आपको वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी और उसी चीज़ जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स भी उतने ही अच्छे होंगे। सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने अपनी कॉपी को कलर नहीं करना, आपने क्या करना है, आपकी राइटिंग का बहुत अच्छा रखना है, क्लियर नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ काम करना है। आपकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जितने साफ वर्ड्स में आपने लिखा होगा उतने ही अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे। अब वैसे तो मार्जिन लाइन हमारी कॉपीज़ के साथ ड्रॉ की होती है, पर आप लोगों ने बच्चों क्या करना है कि आप लोगों ने ब्लू मार्कर लेना है और उसके साथ उस जो मार्जिन लाइन है उनके ऊपर ट्रेस कर देना है। मार्जिन लाइन अपनी तरफ से जिससे हम लोग कॉपीज़ के ऊपर ड्रॉ करते हैं ना दोनों साइड पर, इसी तरह हमने उन मार्जिन लाइन के ऊपर ही दोबारा से मार्जिन लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, आप जितना अच्छा अट्रैक्शन अपनी लाखों कॉपीज़ में से जितनी ज़्यादा आपके जो पेपर्स होते हैं बच्चे दे रहे होते हैं, लाखों की तादाद में बच्चों के पेपर्स होंगे जो एग्जामिनर के पास जाएंगे, तो वो आपका पेपर आप अपने पेपर को इतना अट्रैक्टिव बनाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपके पेपर को रुके देखे और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो आपको नंबर दे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो दोनों साइड पे मार्जिन लाइन ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर लें। और बच्चों आप हेडिंग के लिए कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक हो ब्लू हो, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक इंक पेन आप यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंक पेन का इशू ये आ जाता है कि इंक कभी मिस्टेकनली गिर जाती है, फैल जाती है, तो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत गंदा कर देती है, पूरा पेपर आपका रफ हो जाता है। तो इसलिए आपने ब्लैक इंक पेन को अवॉइड करना है, उसकी जगह आप ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइटिंग के लिए आपने जो पेपर सॉल्व करना है उसके लिए हमेशा आपने ब्लू इंक पेन यूज़ करना है, ठीक है। आपकी जितनी अच्छी पेपर की प्रेजेंटेशन होगी ना उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलने हैं, इसलिए आप लोगों ने ब्लू और ब्लैक चाहे कट मार्कर ले लें या सिंपल मार्कर ले लें, वो ले लेना है और ब्लू इंक पेन ले लेना है और उसके साथ आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है। अब अगला पॉइंट ये है कि आपने अपने पेपर्स में जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी ना बच्चों, आपने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स देनी है, जितनी हेडिंग्स ज़्यादा आप देंगे ना उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने पेपर्स भी इसी तरह किए थे
बच्चों क्या होता है कि अगर आप लोग एक पैराग्राफ है, एक चीज़ आप लिख रहे हैं, एक बच्चे ने उसके अंदर छोटे से छोटे पॉइंट में भी हेडिंग बना दी है, ठीक है? बात वो वही लिख रहा है, पर उसने हेडिंग हर पॉइंट की हर छोटी से छोटी टाइप्स थी, तो उसने हर टाइप के ऊपर एक-एक अलग से हेडिंग दे दी उसकी, ठीक है? अब दूसरे बच्चे ने क्या किया कि वही सारे पॉइंट्स उसने एक पैराग्राफ की फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में लिख दी, कोई हेडिंग नहीं दी। तो आप बताएँगे जिसने हेडिंग दी, उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे या जिसने सिंपल सा लिख के दे दिया उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे? ऑटोमेटिकली जिसने जितना खूबसूरत अंदाज़ से प्रेज़ेंट किया होगा, जितने मज़े से उसने मेहनत की होगी और अच्छे अंदाज़ से दिया होगा, तो एग्ज़ामिनर भी नंबर उसी को ही देगा। तो बात एंड में वहीं आ जाती है कि आपका जितनी अच्छी प्रेज़ेंटेशन होगी ना पेपर की, आपके नंबर भी उतने ही ज़्यादा अच्छे होने हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही मेन पॉइंट है बच्चों, जब आप लोगों ने पेपर शुरू कर लेना, पहला सेशन तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का होता है, वो तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आता है हमारा सेकंड सेक्शन, थर्ड से और फोर्थ के उसके अंदर शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर शॉर्ट का पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर लिया है, तो शॉर्ट का एक सेक्शन पूरा करें, उसके जितने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो करें। फिर उसके बाद सेकंड के लिए हेडिंग दें, सेशन बी की हेडिंग दें, शॉर्ट पूरे करें, फिर सी की 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें हमने शॉर्ट्स करने होते हैं, ठीक है? तो पहले तो या तो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको पूरा कर लें, उसके बाद क्या करना है, लॉन्ग का सेशन, लॉन्ग की हेडिंग दें, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग को स्टार्ट कर दें, ठीक है? आपने ये नहीं करना कि मुझे एक शॉर्ट आ रहा है तो मैं पहले वो कर लेता हूँ। जैसा कहा नहीं जाता कि आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है आप पहले वो वाले क्वेश्चंस लिख दें, उसके बाद आप जिन सोचने वाले क्वेश्चंस को एंड में कर लीजिएगा। पर बोर्ड में आप लोगों ने बच्चों ऐसे नहीं करना, अगर आपने शॉर्ट को स्टार्ट कर दिया है तो तमाम शॉर्ट्स अपने पूरे करें क्वेश्चंस को और उसके बाद लॉन्ग की तरफ जाएँ। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं क्योंकि लॉन्ग में हमारे मार्क्स पूरे आ जाते होते हैं अगर हमें लॉन्ग आता हो, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले लॉन्ग का सेशन अटेम्प्ट कर लेते, वो सारा लॉन्ग को सॉल्व कर लेते। तो वो भी चीज़ ठीक है, आप पहले लॉन्ग को पूरा कर लें, ठीक है? अगर करने ही शुरू किया है तो आप लॉन्ग वाला सेशन पूरा कर लें, उसके तमाम पार्ट्स ए बी जितने भी हैं वो पूरे कर लें और उसके बाद शॉर्ट की तरफ आ जाएँ। पर आप लोगों ने मिक्स नहीं करना कि पहले आप लोगों ने शॉर्ट कर लिया, फिर लॉन्ग कर लिया, फिर शॉर्ट कर लिया, फिर लॉन्ग कर लिया। आप जितना कन्फ्यूजन वाला पेपर एग्जामिनर के लिए कर देंगे ना, तो वो उतने ही कन्फ्यूजन वाले मार्क्स आपको दे देंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि मैंने तो पेपर सारा किया था, ये मेरे नंबर इतने ऐसे कैसे आ गए, क्योंकि उसको आपको पेपर की समझ ही नहीं आनी। आपने अपने पेपर को बहुत ही अच्छे अंदाज से पेश करना है, तो वो भी उतने ही अच्छे अंदाज से आपको नंबर दे देगा। लास्ट में बच्चों, डोंट यूज रिमूवर और वाइटो। आप लोगों ने कभी भी पेपर में रिमूवर को और वाइटो को यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, जब पेपर हो जाते हैं ना तो 4-5 महीने तो आप लोगों के पेपर पड़े रह जाते हैं। अब अगर आपने एक जगह पर वाइटो यूज कर लिया या रिमूवर यूज कर लिया स्पेशली, तो क्या होता है वो पड़ा पड़ा ना, आप लोग कभी ये ना चेक भी करके देखिएगा, तो उसकी जो बैक साइड पे आपने कोई भी वैल्यूज या कुछ भी लिखा होगा ना, तो वो इरेज हो जाती है, गायब हो जाती है। तो जब एग्जामिनर तक वो पेपर पहुंचते हैं तो वो आपका पीछे से सारा मटेरियल रेज हुआ होता है, तो फिर जब रेज हुआ होगा तो वो नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप लोगों ने रिमूवर लेके ही ना जाएं, क्योंकि इंसान ने गलती हो जाती है और गलती हो जाए तो आपने क्या करना है, लाइट सा कट कर दे पेंसिल के साथ ना, एग्जामिनर को वो चीज़ नज़र आनी बजाय कि आप उसको प्रोमिनेंट करके अच्छी तरह से पूरा एक बॉक्स बना दें कि जी यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल आप लोगों ने जहाँ पे मिस्टेक हुई है उसको ब्रैकेट लगाएं और उसको मार्क्स हाईलाइट कर दें, उसको पेंसिल के साथ कैंसिल कर दें, तो आपकी मिस्टेक गायब हो जाएगी, नज़र से में भी नहीं आएगी और आपको भी पता होगा मैंने अपनी मिस्टेक को ख़त्म कर दिया है, ठीक है? तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को समझने थे, बहुत ज़रूरी थे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गुड लक, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।